दोस्तों आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसका उत्तर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। आप लोग एक तस्वीर देख लें और समझ लें आर्द्र भूमि होता क्या है। आर्द्र भूमि का मतलब एक ऐसा जल जमाव जहाँ पर सालों भर 2 फीट 4 फीट पानी कम से कम रहे, साथ ही साथ कुछ पौधा भी रहे, जलकुंभी वगैरह, और कुछ जलीय जंतु मछली कछुआ वगैरह भी रहे, उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण यानी आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बालासोर, कोचिन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चेन्नई। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 4.6 कितना 4.6% भाग पर आर्द्र भूमियों का फैलाव है। गांव में, शहर में, हर जगह आर्द्र भूमि आपको देखने को मिल जाएगा। शहरी क्षेत्र में जहां नए नए मकान बन रहे हैं वहां पर भी आर्द्र भूमियाँ काफ़ी होती हैं और धीरे धीरे आर्द्र भूमियाँ समाप्त भी होते जा रही हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब थोड़ा इसको विस्तार में समझते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ तमोर पिंगला, क्या तमोर पिंगला, तमोर पिंगला एक अभयारण्य है। क्या है तमोर पिंगला? एक अभयारण्य है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों को और तमोर पिंगला अभयारण्य के कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया। टी से टाइगर, आर से रिजर्व, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। एक बात और आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं अभी तक, और 53वां का नाम क्या है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, मनोज पांडे, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सही आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार ने कब अपने पद का शपथ लिया? तो इन्होंने लिया मई 2022 में। मई 2022 में। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे सुशील चंद्रा। आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पता ही होगा कि 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के एक दिन पहले ही इसका स्थापना हो गया था। अब चूंकि 25 जनवरी को इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए मतदाता दिवस यानी भी से वोटर, डी से डे, वोटर डे कब मनाते हैं? मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही इसीलिए मनाया जाता है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शोभा मंडल, गीता मंडल, माधवीपुरी बुच, अलका मित्तल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा माधवीपुरी बुच। सेबी होता क्या है? सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक संस्था है, एक अथॉरिटी है। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला संस्था का नाम है सेबी। सेबी के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। जबकि सेबी को लेकर के कानून बनाया गया था, यानी अधिनियम बनाया गया था 1992 में। तो 1992 में सेबी को लेकर के एक एक्ट यानी कि एक कानून का निर्माण किया गया था। इसके अलावा आपको सोमा मंडल के बारे में भी बता दें। सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष हैं। क्या? सेल की अध्यक्ष हैं। ट्रिक बना सकते हैं 100 से सेल, 100 से सोमा मंडल, तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अलका मित्तल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अलका मित्तल हैं ओएनजीसी, क्या ओएनजीसी की अध्यक्ष, ओएनजीसी की महिला अध्यक्ष, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के बारे में क्या सही है? यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के बारे में बात किया गया है। अब देखिए 22 के बारे में भी पूछ सकता है, 21 के बारे में भी पूछ सकता है। पहले 21 के बारे में देख लेते हैं। क्या ये यूएनडीपी के द्वारा जारी होता है? तो नहीं, ये जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस सूचकांक में भारत का रैंक क्या 140 था? तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले वर्ष का पूछा जा रहा है। पिछले वर्ष भारत का रैंक 140 था, तो जी हाँ सही है, 140 था। 22 की अगर बात किया जाए कि हमारे देश का क्या रैंक है,
तो हमारे देश का रैंक है 135। क्या रैंक है? 135। शांति इंडेक्स में भी भारत का रैंक इस वर्ष कितना है? 135 ही है। यानी पीस इंडेक्स तो शांति में कितना है? 135 ही है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 में कितना है? तो 135 ही है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला सवाल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। एक्चुअली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ? तो ये बंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? बंगलुरु में हुआ। आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये कब हुआ? तो ये भी पता होना चाहिए, ये मई महीना में हुआ, ठीक। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 एक्चुअली में 2022 में हुआ, मई महीना में हुआ, बंगलुरु में हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बना? इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। 4 में से ही एक आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंडिगो। सही आंसर क्या होगा? इंडिगो। अब हुआ क्या है, देखिए कोई भी जो एरोप्लेन है वो रडार का इस्तेमाल करता है अपने नेविगेशन के लिए। यानी कि हवाई अड्डा पे उतरने के लिए जो पूरा कंट्रोल है, उसका जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है, उसको जो रास्ता दिखाया जाता है, वो रडार के द्वारा ही सिंपली दिखाया जाता है। गगन का उपयोग किया गया है। गगन के उपयोग का मतलब ये हुआ सैटेलाइट के माध्यम से। क्या? सैटेलाइट के माध्यम से नेविगेशन किया गया है। अभी तक रडार के माध्यम से ही नेविगेशन होता रहा है, लेकिन पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि हवाई जहाज़ का जो नेविगेशन है, उसका जो रास्ता दिखाया गया है, उसमें सैटेलाइट का यूज़ किया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से हवाई जहाज़ का नेविगेशन को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। इसके पहले ये फैसिलिटी अमेरिका और जापान के पास ही अवेलेबल है। इंडिगो के जहाज़ का लैंडिंग कहाँ हुआ है? जो गगन के सहायता से हुआ है, तो वो लैंडिंग हुआ है किशनगढ़ में। कहाँ हुआ है? किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहाँ पे है? तो दोस्तों जो गढ़ होता है ना, ज़्यादातर राजस्थान ही होता है। कहाँ होता है? राजस्थान ही होता है। तो आंसर है इसका किशनगढ़, राजस्थान में लैंडिंग हुआ है इंडिगो का गगन के सहायता से। दोस्तों अगला सवाल है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ़ किया था इनका, जिन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इनका नाम क्या है? ऑप्शन है लवलीना बोर्गोहेन, निकहत जरीन, सरिता देवी और मैरी कॉम। सही आंसर क्या होगा? निकहत जरीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? उबेर कप बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। किसका है? बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट होता है। और बैडमिंटन में भी फीमेल बैडमिंटन, F4 फीमेल बैडमिंटन का टूर्नामेंट है उबेर कप 2022 में जो हुआ है वो किसने जीता? ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। उबेर कप 2022 किसने जीता? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता है। और दक्षिण कोरिया ने किसको हरा करके उबेर कप जीता है? तो चाइना को हरा करके दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है उबेर कप। दोस्तों थॉमस कप के बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। थॉमस कप क्या होता है? ये मेल का टूर्नामेंट है, यानी मेल का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, पुरुषों का। और ये टीम इवेंट होता है। कैसा इवेंट होता है? टीम इवेंट होता है, यानी टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, एक सिंगल प्लेयर का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। टेनिस का बहुत सारा टूर्नामेंट आप लोगों ने देखा होगा, US ओपन, फ्रेंच ओपन, तो वहाँ पर एक सिंगल खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन उबेर कप में, ठीक है, उबेर कप में और थॉमस कप में टीम भाग लेता है। तो ये एक टीम इवेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस बार का थॉमस कप किसने जीता? थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, तो थॉमस कप हमारे देश भारत ने जीता। और भारत ने इस टूर्नामेंट को पहली बार जीता। भारत ने इस टूर्नामेंट को पहली बार जीता। और भारत ने किसको हरा कर के थॉमस कप जीता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और थॉमस कप बैंकॉक में आयोजित हुआ है और भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर के थॉमस कप जीता है। किसको हरा कर? इंडोनेशिया। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया?
ऑप्शन है जयनगर से कुर्था, पटना से काठमांडू, रक्सौल से कुर्था और वाराणसी से काठमांडू। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयनगर से कुर्था। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जयनगर से कुर्था। और कुर्था कहाँ पे है? तो कुर्था जनकपुर में है। कहाँ पर है? कुर्था नेपाल के जनकपुर में स्थित है और जयनगर बिहार में पड़ता है। जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में है। नेपाल में भी कहाँ? जनकपुर में है। वेल्लूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? देखिए, वेल्लूर सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। हिंदू मुस्लिमों को ब्रिटिश सेना में उनके प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया गया था। यानी हिंदू तिलक नहीं कर सकते हैं, मुसलमान दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, वेल्लूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो, चार्ल्स मेटकॉफ, सर जॉर्ज बार्लो, विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, वेल्लोर सिपाही विद्रोह के समय जॉर्ज वार्लो भी किसी पद पे थे। अब जॉर्ज वार्लो कौन थे? जॉर्ज वार्लो बंगाल में थे। बंगाल के ये गवर्नर जनरल थे। कौन थे ये? जॉर्ज वार्लो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे बंगाल के। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जतिन दास जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने कितना दिन के भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्यागे? 62 दिन, 65 दिन, 61 दिन और 64 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 64 दिन। और वो जगह कौन सा था? जगह था लाहौर। कौन सा जगह था? लाहौर जेल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम उर्दू में और द पीपुल अंग्रेजी में, इन दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सच्चिदानंद सिन्हा, मदन मोहन मालवीय। वंदे मातरम पर ध्यान देंगे। वंदे मातरम एक मैगजीन है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत भी है जो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैगज़ीन है। और यहाँ पर एक जानकारी और देते हैं, वंदे मातरम जो मैगज़ीन है उर्दू में भी छपता था। किस में? उर्दू में भी छपता था, प्लस इंग्लिश में भी छपता था। उर्दू में इसके प्रकाशक कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। अंग्रेजी में वंदे मातरम नामक मैगज़ीन कौन निकालते थे? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा? सबसे पहले आप एक तस्वीर देख लें और आप ये समझें कि आखिरकार कार्गो टर्मिनल होता क्या है। कार्गो टर्मिनल स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सिर्फ मालगाड़ियों से सामान उतारने का ही काम किया जाता है मुख्य। तो अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास होगा? 200, 300, 100 या 400? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 100। और एक चीज़ और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, हमारे देश का पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कौन है? तो हमारे देश का पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की अगर बात किया जाए कि वो कौन है, तो वो है आसनसोल का थापर नगर। कौन? थापर नगर। थापर नगर, ठीक है। थापर नगर। और थापर नगर कहाँ है? आसनसोल में। ए से आसन, एस से सोल। आसनसोल रेलवे डिवीज़न है